will think of scrapping reservation when India is a fair place, and India is not a fair place. लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अपनी पहले अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और सुर्खियों की वजह बन रहे हैं विवाद। सबसे ज्यादा बवाल मचा आरक्षण खत्म करने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत में राहुल ने कहा कि हम तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल के इस बयान को बीजेपी और मायावती ने आरक्षण खत्म करने की नीयत से जोड़ दिया तो राहुल ने इस पर सफाई भी दी। I don't see it as a mandal versus kamandal issue, and what we are saying is different than the idea of only reservations. What we are saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. लेकिन रिजर्वेशन पर राहुल गांधी की सफाई से ना बीजेपी संतुष्ट हुई और ना मायावती। मायावती ने अपने एक पोस्ट में आरक्षण पर राहुल की सफाई को गुमराह करने वाली बताया और कांग्रेस पर प्रमोशन में SC/ST आरक्षण बिल को रोकने का आरोप लगाया। वहीं अमित शाह ने एक्स पर लंबा पोस्ट लिखकर राहुल पर देश विरोधी बातें करने, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होने और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करने का आरोप लगाया। लेकिन बवाल सिर्फ आरक्षण पर नहीं है। अमेरिका में धर्म भाषा समुदाय को लेकर RSS पर हमला करने के लिए राहुल ने सिखों का उदाहरण दिया और कहा कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. बीजेपी ने राहुल के इस बयान को भारत से बाहर रह रहे सिखों को भड़काने की साजिश करार दिया है। His father's time, when a pogrom was carried out, 3,000 हमारी कम्युनिटी के लोग in cold blood they were killed. This is a statement which deserves to be condemned. पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है. He is trying to incite my brothers who live outside the country. अमेरिका में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लद्दाख में चीन ने दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है और नरेंद्र मोदी चीन को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त ऐतराज जताया है और अपने एक्स पोस्ट में इस बयान को तथ्यों से परे और भ्रामक बताया है। बीजेपी कह रही है कि विदेश की धरती से भारत को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। मित्रों, राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करना क्या उनका एक मिशन बन गया है क्या? राहुल गांधी इज ऑन ए मिशन मोड टू डिमीन, डिग्रेड, इंसल्ट इंडिया व्हेनेवर ही गोज अब्रॉड। और उनका चाइना प्रेम वहां दिखाई पड़ जाता है। अमेरिकी कांग्रेस की मुस्लिम महिला सदस्य इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात की भी आलोचना हो रही है। इल्हान उमर ने अमेरिकी कांग्रेस में मोदी के भाषण का बहिष्कार किया था और 2022 में पाकिस्तान के खर्चे पर वो पाक अधिकृत कश्मीर के दौरे पर गई थी। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की बात कही है। केवल इल्हान के साथ नहीं है, इल्हान तो देश विरोधी वक्तव्य देने का काम किया था। राहुल गांधी चुन चुन करके उन्हीं लोगों को जमा करवाते हैं। ये टूल किट इनका वही है। लेकिन मेरा मानना है अब राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को भारत विरोधी समझे जाने वाले लोगों से कोई परहेज नहीं है? क्या भारत में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है? क्या जाति व्यवस्था और आरक्षण पर राहुल गांधी के विचार पूरी तरह साफ नहीं है? ये एग्रेशन राहुल का अटैक है या वो सेल्फ गोल कर रहे हैं?
तो इसी पे आज बातचीत होगी, चर्चा होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपको मैं परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजय त्रिवेदी जी, सतीश के सिंह जी, और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह, अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर अभय दुबे और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जो राजनीतिक विश्लेषक भी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बस एक ही अनुरोध है, थोड़ा छोटे छोटे वक्तव्य रखेंगे तो हम लोग ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे। विजय जी, आपसे बात शुरुआत करते हैं। क्या राहुल गांधी विदेश में जा कर के भारत विरोधी बातचीत कर रहे हैं या भारत विरोधी एजेंडा लेके गए हैं? देखिए, 2 बातें हैं। यदि सरकार के खिलाफ बोलने को हम भारत विरोधी कहें तो मैं उसे नहीं मानता, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण घटना हुई, उनको छोटी सी बात में जिक्र करता हूं। इल्हाना ओमर से उनकी मुलाकात, जो घोषित तौर पर भारत विरोधी हैं, और उनका मोदी के भाषण को, बहिष्कार को मैं भारत विरोधी नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से वो गई हैं और बार बार भारत को लेकर वो विरोध अपना जाहिर करती रही हैं, भारत के खिलाफ माहौल बनाती रही हैं, उनसे मुलाकात। और दूसरा, जो सिखों को लेकर राहुल गांधी जी ने जो बात की है, पगड़ी और कड़े की, यानी सिखों की स्वतंत्रता को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत में, ये मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक बयान ही नहीं है, देश के लिए भी एक खतरनाक बयान के तौर पर मैं देखता हूं। और एक सिख कम्युनिटी जो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कम्युनिटी में माना जाता है, जिसको हिंदू सिख को हम लोग तो अलग भी नहीं करते। और फिर ध्यान रखना चाहिए, 1984 से 2024 आने तक भी घावों पर पूरा मरहम लगाया गया, उसके बाद भी घाव रहे, और घावों को यदि ठीक किया है तो वो सिख कम्युनिटी ने किया है, तो उनको सलाम करने की जरूरत है। धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल हिंदुस्तान में सिख नहीं उठाते। ये तो मुद्दा है, दोनों जिनको मैं राष्ट्र विरोधी के तौर पर देखता हूं, उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, खासतौर से सिख के मसले पर। और आरक्षण को लेकर मुझे लगता है कि उनको गलत तरीके से एक इंटरप्रेट किया गया। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी फिलहाल आरक्षण विरोधी कोई बात करेंगे, हालांकि उसके बाद उन्होंने उसको अपनी बात को साफ भी कर दिया है। और जो पूरे चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर बात कर रहा है, वो अचानक आरक्षण पर कैसे बात करेंगे, वो मुझे नहीं समझ में आता। विजय जी, क्या ये मतलब राहुल गांधी की जो सोच है, जिसको बार बार भी आपने सुना भी हमारी रिपोर्ट में कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कह रहे हैं कि वो जानबूझ के ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश विरोधी नहीं, तोड़ने वाले। जैसे आपने भी कहा कि सिखों वाला मामला ऐसा है, क्या मंशा है इनकी? मतलब ये क्यों ऐसा बयान? अगर मान लीजिए उदाहरण देना था, सिखों वाला मामला, ऐसा उदाहरण भी देना था तो आप एक अमूर्त उदाहरण के साथ भी कह सकते थे, लेकिन सामने खड़ा करने पे बलविंदर तुम्हारा नाम है, आप पगड़ी पहने हुए हैं, तो ये क्या दर्शाता है? सोच क्या है इसके पीछे? नहीं, वही तो सोच तो मुझे नहीं पता। या तो ये हो सकता है क्योंकि जो लोग उनको वहां पर देख रहे हैं, पित्रोदा साहब उनके ट्रिप को देख रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने समझा होगा कि इसका मैसेज है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली, मैं आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस, कि वहां जो जिस फोरम पर थे वहां पर भी कुछ खालिस्तानी सिख नेता वहां पर मौजूद थे। और फिर पन्नू ने जिस तरह से उस बयान को आगे बढ़ाया है कि वो खालिस्तान के समर्थन में ही बात कर रहे थे राहुल गांधी, तो ये गंभीर मसला है। अब ये राहुल गांधी जी को देखना है कि वो, आपने सवाल किया कि क्या वो सेल्फ गोल कर रहे थे या कुछ कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो सेल्फ गोल है कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि विदेश में जाकर भारत का विरोध करके वो भारत में सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो ये भी बहुत कोई अच्छी बात नहीं। चुनाव भारत में ही लड़ना है, तो भारत के लोग क्या सिख विरोधी भावना के साथ रह रहे हैं इस समय? मुझे नहीं लगता है। जी, अभय दुबे जी, आपको क्या लगता है? क्या ये राहुल गांधी सेल्फ गोल कर रहे हैं या ये उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है और हर बार जब वो जाते हैं तो ऐसी बात करते हैं? देखिए, मैं अपनी बात जरा कुछ दूसरे दृष्टिकोण से शुरू करूंगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की जो आलोचना करती है या उसके समर्थक जो आलोचना करते हैं, उसके आईने में हम राहुल गांधी को क्यों देखें? अभी जो पूरा आपने जो भूमिका शुरू में पेश की, तथ्यपरक भूमिका थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं उस पर कोई बात टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो फ्रेम बनाया है, जो आईना बनाया है, उसमें राहुल गांधी की गतिविधियों को देखने की कोशिश है। इसके विपरीत मैं ये भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने भाजपा के बारे में जो फ्रेम बनाया है, उसमें भाजपा को नहीं देखा जाता कभी भी मीडिया में। ऐसा क्यों ना किया जाए कि राहुल गांधी ने भाजपा और संघ के बारे में जो फ्रेम बनाया है उसमें देखा जाए, बजाय इसके कि संघ और भाजपा के फ्रेम में राहुल गांधी को देखा जाए। पहला प्रस्ताव तो मेरा यह है कि हमें अपने फ्रेम को बदलना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव यह है कि अभी सिखों वाली जो बात हुई थी,
मैं एक तथ्य आपके सामने पेश करता हूं, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। वो ये है कि सिखों का सबसे बड़ा संगठन है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि उसका सबसे बड़ा, पुराना और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय संगठन है। सिख समाज की धार्मिक गतिविधियों, उनकी सामाजिक सब में उसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है उसका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक संगठन बना रखा है, इसका नाम है राष्ट्रीय सिख संगत, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इस संगठन के ऊपर बहुत आपत्ति है। कम से कम 50 वक्तव्य तो मैं उनके पढ़ चुका हूं पिछले 15-20 साल में कि भाई ये संगठन जो है वो सिखों के हिंदूकरण के लिए बना है। सिखों के हिंदूकरण, देखिए सिख हिंदुओं का रिश्ता, मैं विजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, बहुत नजदीकी रिश्ता है। ये ओवरलैपिंग, परस्पर व्यापी रिश्ता है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन अलग अलग न होने के बावजूद भी सिखों की एक अलग पहचान है। पंजाब में और दूसरी जगहों पर सिखों की अलग पहचान। अगर सिखों की अलग पहचान के ऊपर कोई सवालिया निशान लगेगा या उसको अलग तरीके से गोलबंद करके राजनीति कर उसके हिंदूकरण करने की कोशिश की जाएगी, और सिख समाज का सबसे प्रमुख संगठन जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो उसके ऊपर आपत्ति करेगा, तब तो ये कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर सवाल उठाएगा कहीं ना कहीं से। राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया है, क्या सोच को उठाया है, मुझे नहीं मालूम है। मेरा उनसे ना कोई संपर्क है और ना मेरा उनसे कोई मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के उठाया है। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया, तब मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, या कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कह सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि सिख, बौद्ध और जैन ये सभी व्यापक हिंदू समाज के हिस्से हैं। उनको वो हिंदू ही मानता है। यहाँ तक मुसलमानों को भी मोहम्मदिया हिंदू बोलता है। ये तो सब तथ्य में कुछ बाला साहब देवरस का लेक्चर मैंने खुद सुना है, उसमें उन्होंने ये सब बातें कही थी, लिखित रूप से ये तथ्य मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे भारत के अल्पसंख्यक संप्रदाय, मजहब या धर्म जो भी हैं, उनमें यह भावना पैदा हो सकती है कि हमारा हिंदूकरण करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक आरक्षण का सवाल है, मैं विजय जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। राहुल गांधी का जो वक्तव्य था उसको केवल तोड़ मरोड़ कर, केवल मायावती ने क्या कहा है, इन लोगों ने क्या कहा है, मायावती क्या कहना, वो तो भारतीय जनता पार्टी से उनके जिस तरह के रिश्ते हैं, जिस तरह भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली पूरी वो राजनीति लंबे अरसे से कर रही हैं, उसको सब हर कोई जानता है। हम लोग 50 बार तथ्यात्मक वोटों के आधार पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो राहुल गांधी का जो फायदा नुकसान होना होगा वो होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है राजनीति में। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं, उन बातों को देखने और समझने का जो परिप्रेक्ष्य है वो मेरा दूसरा है। ओके विजय जी, इस पर एक कमेंट आपका, क्योंकि आप आरएसएस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। चश्मा बदलने की जरूरत है अभय जी कह रहे हैं। आरएसएस को देखिए, जो अभय जी कह रहे हैं वो बात ठीक है आरएसएस के रेफरेंस में, लेकिन इसको मैं दूसरे रेफरेंस से बात करता हूं। आप हिंदू कोड बिल को देखिए, हिंदुस्तान का बिल है, सरकार का कानून है भारत का। हिंदू कोड बिल जो जवाहरलाल नेहरू सरकार ने पास किया, उस हिंदू कोड बिल में कौन कौन लोग शामिल हैं बताइए आप। हिंदू कोड बिल में हिंदू, सिख, जैन ये सब लोग शामिल हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को भी देखेंगे तो उसमें हिंदू धर्म में इन सब लोगों को शामिल किया गया है। ईसाइयों को, पारसी को और मुसलमानों को अलग से रखा गया है। मैं मसला वो नहीं कह रहा, सिखों की पहचान अलग चीज है, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये हो रहा है हिंदूकरण। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या पगड़ी और जो कड़ा है या सिखों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके लिए भारत में आज की तारीख में कोई परेशानी है क्या? मेरा सवाल पहला ये है। दूसरा सवाल ये है कि 1984 जो हमने देखा है उसके बाद हमें ज्यादा सेंसिटिव तरीके से रहना चाहिए, और राहुल गांधी जी से तो मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं इंदिरा जी, उनकी तो हत्या हुई, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद सिख विरोधी जो दंगे हुए, वो सब चीजों में कहीं ना कहीं उनके परिवार का, उस सरकार का, उस पार्टी का कनेक्ट है। और वो जो एक खाई बढ़ सकती थी वो खाई खत्म हुई और आज हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप पर आए हैं। इसके लिए सिखों को ही हमेशा मैं सलाम करता हूं, और वो ही कम्युनिटी थी जो इसको वापस लेकर आ गई और आपके साथ आज कंधे से कंधा लगाकर जुड़ी हुई है। दूसरी बात मैंने आपत्ति की कि क्या, वो मैं कंफर्म नहीं कर रहा, फिर भी मुझे बताया गया कि वहां जो राहुल गांधी साहब जहां बैठे हुए थे वहां पर कुछ सिख विरोधी नेता, या जो खालिस्तान, सिख विरोधी नहीं कहना चाहिए, खालिस्तान समर्थक जो नेता थे वहां पर मौजूद थे। फिर पन्नू ने जिस तरह से उसको सपोर्ट किया, ये सब बातें भारत के लिए खालिस्तान से जुड़ी हुई बातों को मैं तो भारत विरोधी मानता हूं।
जी अभय जी इशारा करें तो कुछ, हाँ छोटा सा आपका एक रिप्लाई बनता है, फिर मैं मैं केवल विजय जी की बात में एक जोड़ देना चाहता हूं। हिंदू कोड बिल का उन्होंने जिक्र किया, केवल सिख समाज की तरफ से इस बात का विरोध आया था डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में। सरदार हुकुम सिंह ने संसद में खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर से कहा था कि आप हिंदू कोड बिल के अंदर सिखों को ला रहे हैं, आप सिखों का हिंदूकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई थी, वो चर्चा वर्बेटम टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी, मेरे पास उसका संदर्भ भी है। अंबेडकर ने उनको बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। मैं अंबेडकर के जवाब से सहमत हूं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बौद्धों ने कभी इसके ऊपर आपत्ति नहीं की, जैनों ने इसके ऊपर कभी आपत्ति नहीं की। केवल सिख समाज ने हिंदू कोड बिल के दायरे में सिखों को लाने पर आपत्ति की, और वो आपत्ति भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में और संसदीय इतिहास में दर्ज है। अभय जी क्या पगड़ी और कड़ा पे कोई इस समय लेकिन ये दिक्कत सिखों है की पहनने पहचान में? का मसला नहीं है राहुल गांधी का बयान। क्या मैं समझ नहीं पाया? मैं समझ विजय जी अपना सवाल अपना दोहराइए विजय जी। विजय जी एक बार फिर बोलिए तो नहीं, please। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि राहुल जी ने जो कहा है वो सिखों की पहचान का मसला नहीं है। अभय जी जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, लेकिन राहुल जी जो बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं पूरी तरह से, ये मैं कह रहा हूं। देखिए, अगर राहुल गांधी, नीरज जी एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा, अगर राहुल गांधी, इसी में कह रहा हूं फ्रेम बदलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने सिखों का जिक्र किया, कड़ा और पगड़ी का जिक्र किया, अगर इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि भारत में वो अल्पसंख्यक धर्मों की जो स्वतंत्रता है उसमें आई कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर भारत में अल्पसंख्यक धर्मों में, खासतौर से मुसलमानों के ऊपर हिंसा की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई हैं इसकी नरेंद्र मोदी तक ने एक बार बहुत ही मंद स्वर में निंदा की थी। तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसकी दुनिया में भी बड़ी आलोचना हुई है। जब नरेंद्र मोदी तुरंत प्रधानमंत्री बने थे, सारे देश में चर्चों के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। जब उसकी पश्चिम की तरफ से आलोचना हुई, उसके बाद में वो चीजें बंद हुई हैं। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी मजबूत बहुमत की पार्टी के तौर पर स्थापना हुई भारत में, अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ तमाम सारी कार्रवाइयां शुरू हो गई। ये सब दस्तावेजी तथ्य इनके मौजूद हैं। ओके सतीश जी, क्या राहुल गांधी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इन बातों को रख रहे हैं, या उनकी सोच में आपको विरोधाभास दिखला, बहुत जोश में आ गए तो इस तरह की बातें करने लगे? सतीश सिंह जी, सर सतीश सिंह जी। देखिए जी, तो मैं तो ये कहूँगा, मैं अभय दुबे जी की बात का समर्थन कर रहा हूँ। मुझे यही लगता है कि जो राहुल गांधी का मतलब था ये कृपाण और कड़े से, ये तो उन्होंने कहा नहीं। आपके पैकेज में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, ये इसका आशंका है। नहीं, मेरे पैकेज में क्या कहा गया? अरे एक मिनट सुनो ना सर, पैकेज आपने गलत, उसमें क्या गलत? उसमें तो वही बात कही गई जो उन्होंने वहाँ कहा है, उसको हमने संदर्भ में रखा है। जी नहीं, एकदम गलत है, आप देख लीजिएगा, मैंने सुना अपनी कानों से, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। तो बताइए ना सर। अरे वो बता तो रहा हूँ कि आपका पैकेज ये कह रहा है, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा ना। ये हो रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको रोक दिया गया, उनको किया दिया नहीं, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। ठीक है, वो उन्होंने आशंका जताई है। तो अभय दुबे जी ने क्या कहा कि देखिए, इस देश में रिलीजियस पोलराइजेशन, मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान आदि आदि का एक स्वर दिखाई पड़ता है, हिंदू राष्ट्र। और संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 24 से 30 तक क्या कहता है आर्टिकल, है कि नहीं? उसी को देख लिया जाए, या 12 से 35 तक देख लीजिए फंडामेंटल राइट में। हो सकता है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, लेकिन विजय जी की उस बात से मैं सहमत हूं कि स्थान, हो सकता है वो पन्नू ने उसका गलत फायदा उठाया, निश्चित रूप से उठाया। वो जगह शायद नहीं थी, लेकिन बोले तो बोल दिया उन्होंने। रिजर्वेशन पर ठीक कहा कि भाई सेल्फ गोल तो बीजेपी ने कर लिया, अब तो और ये सेंटर स्टेज में आ जाएगा। अब ये जाति 4 हैं कि जाति 5-10 हजार हैं कि हैं ही नहीं जाति पता नहीं कितने हैं, तो ये तो अब सेंटर स्टेज में आएगा। वो तो कह रहे कि रिजर्वेशन बढ़ाओ, बढ़ाने के पक्ष में वो। तो ये 2 बात रही। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, भाजपा की दिक्कत क्या है कि उनके पास मोटर माउथ बहुत है और उनके लाउड स्पीकर भी बहुत हैं। अब आप देखिए, ये पहली दफा मैं बहुत सालों में देख रहा हूं, विजय जी आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं
कि विपक्ष का नेता भारत की रूस नीति, भारत की अमेरिका नीति, भारत की मैन्युफैक्चरिंग नीति, मेक इन इंडिया आदि आदि का विदेश की धरती पे समर्थन कर रहा है। तो जरा बीजेपी वालों को बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा। तो दिक्कत क्या है? क्या उन्होंने कहा है कि हमको चाइना के डेवलपमेंट मॉडल से कुछ सीखने की आवश्यकता है। थोड़ी ना कह रहे हैं कि वहां डेमोक्रेसी है उसे सीखने की है। अमेरिका नीति का समर्थन अमेरिका में जाके कर रहे हैं, तो ये तो मोदी जी का तारीफ भी कर रहा है भाई। तो ये ठीक बात है। वो जो आप इल्हम वाली बात कह रहे हो, वो मैंने भी देखा कि ऐसे तत्वों से तो निश्चित रूप से बचना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को किसी सूरत में आतंकवादी कार्रवाई करने का किसी में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो ये तिल की ताड़ ना बनाया जाए, तुरंत के तुरंत सर्टिफिकेट बीजेपी वाले ना बांटे कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। ये एकदम बिल्कुल गलत है। ये जो चल रहा है ना, वन वे कम्युनिकेशन, प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी और पार्टी और चाल चरित्र में तो अब खाली चेहरा ही बचा है। तो ये सारा विरोधाभास है। कमियां होंगी, क्यों नहीं हो सकती है। हम तो बराबर कहते हैं राहुल गांधी के बारे में कि भाई थोड़ा छोटे में रखिए, उनको थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया, खत्म। अरे इतना लंबा ठीक है ना, आप कह सकते हैं। मैं सतीश जी, मैं खाली वो एक लाइन नहीं सर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ हमारे पैकेज के VO1 की वॉइस ओवर बोलते हैं VO को, उसकी मैं एक लाइन पढ़ता हूँ जिस पर आप आपत्ति गई। उसमें आखिरी लाइन में यह है कि अमेरिका में धर्म, भाषा, समुदाय को लेकर RSS पर हमला करने के लिए राहुल ने सिखों का उदाहरण दिया और कहा कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है। इसके बाद उनकी बाइट लगी हुई है। इसलिए सतीश जी, फैक्चुअली हमारा पैकेज ठीक है। मैं ये बात कहना चाह रहा था। सतीश प्रकाश जी के पास चलते हैं। सतीश प्रकाश जी, आरक्षण पर भी उन्होंने बोला, बाद में उन्होंने खैर सफाई दी कि हमारा वो उद्देश्य नहीं था। विजय जी कह रहे हैं कि वो तो बोलने में आदमी बोल जाता है। वैसे कई जगहों पे चर्चा चल रही, मेरे पास डिबेट में सुनी तो लोग या बहुत सारे एंकर सारे उनसे लोग पूछ रहे, अच्छा आप बताइए अगर सब बराबर हो जाएंगे तो क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आदमी कही देगा हाँ, जब सब बराबर हो तो खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही एक बात है जिसको कि ह्यूमन साइकोलॉजी की बिल्कुल जीरो समझ होगी। वो बात ये कहेगा कि जब सब बराबर हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा होता क्या? सतीश प्रकाश जी, आप बताइए सर, क्या राहुल गांधी विरोधाभासी है, एक देश विरोधी एजेंडा लेके जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं? नहीं, देखिए, मैं सतीश जी की बातों से बहुत सहमत हूं। उन्होंने जो कहा है, हो सकता है कि राहुल गांधी जी की भाषा में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया है, देखो, आरक्षण इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो हजारों साल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, चाहे उसके धार्मिक कारण भी हो सकते हैं या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको अलग थलग किया गया। और आरक्षण की वजह ये बनी कि उस बहुत बड़ी आबादी को भारत की एक बड़ी व्यवस्था में शामिल होने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो कहा है, आरक्षण खत्म करने की जो बातें की है, देखिए, आरक्षण राहुल गांधी खत्म नहीं कर सकते, आरक्षण बीजेपी खत्म नहीं कर सकती। अगर आरक्षण के मूल में जाएंगे तो आरक्षण अधिनियम 1935 है। देश जब आजाद नहीं हुआ है, बाकायदा बाबा साहब कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश। अरे सतीश जी, मायावती जी के वक्तव्य के आलोक में समीक्षा करिए ना सर। सुनिए, सबसे बड़ी नेता इसका आपत्ति ले रहे हैं और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। उनके संदर्भ में बताओ। आप मेरी बात को सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी का नजरिया आरक्षण को लेकर के भारत में बीजेपी और कांग्रेस का नजरिया बिल्कुल समान है। दोनों आरक्षण को कुंद करना चाहते हैं। आरक्षण खत्म करने की तो बात राहुल गांधी। सतीश जी, देखो आपने एकदम तो यू टर्न मार दिया। अभी आप पता नहीं क्या क्या बता, अब आप कह रहे हैं कि जैसे अब आप सतीश जी से डिफरेंस में आ गए। चलो खैर, कंटिन्यू करो। सुनिए जी, बोलो। देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस हैं, बड़े लीडर हैं। अभी आरक्षण को लेकर के उनके बयान बता दूं आपको। जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात हुई तो वर्गीकरण का बचाव कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही थी ना। और वर्गीकरण के ऊपर एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से नहीं आता है, राहुल गांधी की तरफ से नहीं आता है। और बाकायदा कांग्रेस शासित 2 राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इस वर्गीकरण को हम लागू करेंगे। तब राहुल गांधी चुप रहते हैं।
और अभी 1 महीने पहले जब राहुल गांधी जी से एक पीसी में यह पूछा गया कि क्या जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो जिस तरीके से सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो सकता है? तो राहुल गांधी जी बड़े भौचक्का रह गए, वो कंफ्यूज है, वो बड़े परेशान हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब आप आरक्षण के ऊपर यहां बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप उस अमेरिका की धरती के ऊपर जाकर के सवाल कर रहे हैं कि जहां अमेरिका में भी आरक्षण है वहां भी डाइवर्सिटी है, और 70 के दशक में अमेरिका में आरक्षण लागू होने के बाद वहां के ब्लैक लोग बहुत बड़ी व्यवस्था में। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इस मामले में नजरिया साफ नहीं, डबल स्टैंडर्ड है आरक्षण को लेकर के। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए 2 चीजों को मैं कहूंगा। अभी प्रोफेसर साहब एक बात कह रहे थे कि देखिए भारत में हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ है। बाबा साहब ने 1952 में कानून। अरे सतीश जी, मैं पूछता हूँ क्या आप घुमा के कहाँ पहुंचा देते हो? अब हिंदू कोड बिल कहाँ से आ गया इसमें? मैंने पूछा, एक मिनट पहले सवाल सुनो। आरक्षण के मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसे हैं, राहुल का नजरिया साफ नहीं है, ये बात आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल कह रहा हूँ। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप घुमा के हिंदू कोड बिल में लेके चले गए, वो अलग विषय है। नहीं, अलग नहीं, सेम विषय है। आपके चैनल में बैठ करके गलत बहस हो रही है ना। नहीं, दर्शक जब सुनता है तो उसको क्लियर टेक अवे चाहिए। अभय द्विवेदी ने कहा चश्मा बदलो, विजय जी ने कहा मुझे इस पे आपत्ति है, सतीश जी कह रहे हैं मैं अभय जी के साथ हूँ, तो क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट में। जब आप मुझे बोलने तो देंगे तभी तो बात करूंगा ना। सर इतनी देर से आप ही बोल रहे हो। आप सुनिए ना सर, भारत में हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ है। उस हिंदू कोड बिल का विरोध आरएसएस ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया। बाकायदा नेहरू जी ने नहीं मना कर दिया, और बाबा साहब जी को बाकायदा दुखी होकर के कांग्रेस का मंत्रिमंडल छोड़ा। भारत में जो भी हिंदू कोड बिल जो महिलाओं जी ठीक है वो कोर्ट के थ्रू मिला है। सुनिए और सुनिए, एक बात और ध्यान से सुनिए। जो आपने कहा कि भारत में जैन सिख, वो नहीं है बिल्कुल भी। बाकायदा 1967 में जो बौद्ध महासभा है, जब बुद्ध को 9वां अवतार घोषित किया गया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति ये मर्ज नहीं करेगा कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म है, जो जैन धर्म है वो हिंदू धर्म है। ये जी ओके सर, अभी आप लोग ना तत्व चर्चा में चले जाते हो, सीधी बात जो है उसको ना समझा के तात्विक चर्चा करने लगते हो। सज्जन कुमार सिंह के पास चलते हैं। सज्जन जी, आपकी क्या राय बनती है? राहुल जी के जो ये विचार हैं, ऐसा इस बार उन्होंने सरकार से ज़्यादा इस सामाजिक विषयों पर अपनी राय रखी है, क्या लगता है आपको ये? देखिए नीरज जी, अमेरिका में पहले से एक चलन रहा है कि अगर आपको भारत के लोकतंत्र या भारत की स्थिति उसके बारे में कुछ प्रोपेगेंडा करना हो तो आप वहां यूएस कांग्रेस में जाएं और वहां जाके आप एक टेस्टिमनी दें। उसमें कांचा इलैया गए हैं, उदित राज गए हैं, जॉन दयाल हैं, तमाम और बहुत सारे नाम आप लेंगे। लेकिन उसमें होता यह था कि इन सारे लोगों की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं होती थी। वो एक्टिविस्ट थे, एक आइडियोलॉग थे, अपनी बात जाके कह सकते थे। लेकिन जब देश के चुने हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब विदेश जाते हैं और वहां पे कुछ बयानबाजी करते हैं, इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल वो सेकेंडरी, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये एक बहुत गंभीर मसला है। तो पहली बात आप देख लीजिए कि भीड़ से सिखों को, एक सिख को चुनना और फिर ये कहना कि लड़ाई ये है कि इंडिया में आप पगड़ी पहन पाएंगे या नहीं, या कड़ा पहन पाएंगे नहीं, अभी की या भविष्य की, ये क्लियरली एक आप भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और बोल कहां पे रहे हैं आप? दूसरी बात देख लीजिए, बोल आप रहे हैं वहां के यूनिवर्सिटी में, ब्राउन यूनिवर्सिटी, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, यूएस यूनिवर्सिटी। हर किसी को पता है, ये ओपन सीक्रेट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि यूएस यूनिवर्सिटी जो है एंटी इंडिया नैरेटिव की फैक्ट्री है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ये चीजें वहां पे पहले से एकेडमिया में पढ़ाई जा रही हैं, वहां पे फैलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जब राहुल गांधी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से उसी सेंटिमेंट को जाहिर कर देते हैं तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी और कांग्रेस का फ्रेम नहीं है, आरएसएस और सेकुलरिज्म का फ्रेम नहीं है, ये इंडिया और एंटी इंडिया नैरेटिव का फ्रेम। अब उनकी मंशा जो भी रही हो वो अलग बात है। आरक्षण की बात है, आरक्षण पे उन्होंने कहा कि साहब हम तब खत्म करेंगे जब इंडिया फेयर होगा, अभी फेयर नहीं है। यहां आरक्षण सेकेंडरी है, आरक्षण का तो मुद्दा सेकेंडरी है। प्राइमरी मुद्दा है कि इंडिया फेयर नहीं है। इंडिया में आप सिख हैं, माइनॉरिटी हैं, तो पगड़ी नहीं पहन सकते। आपको पता नहीं है कि वहां पे खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है? बगल में कनाडा में क्या हाल है? आपके स्टेटमेंट का क्या इंप्लीकेशन होगा?
भारत में चुनाव के वक्त फियर मॉन्गरिंग करना, कुछ भी करना सही बात है। कोई भी पार्टी आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है और ना ही करेगी। उल्टी हो रहा है कि कौन आरक्षण को कितना ज्यादा चैंपियन कर सकता है। आप चुनाव के वक्त ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो समझ में आता है, लेकिन यूएस जाके आप वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो अभी तक कांचा इलैया और जॉन दयाल और बाकी एंटी इंडिया सेंटीमेंट प्रोपेगेंडिस्ट जाके वहां पे देते हैं। फर्क ये है कि वो जगह एंटी इंडिया नैरेटिव की है और आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो हमेशा के लिए वैलिडेट करता है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को, और ये बहुत ही बैड और डेंजरस प्रेसिडेंट। जी ओके विजय जी, ये बताइए क्या ये इसलिए भी राहुल गांधी कर रहे हैं क्योंकि उनका अभी जो लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिल गई उनको, उससे उनको ये लगा कि जो हमने लाइन ली, स्टैंड ली, उसको और शार्पन करा जाए तो फायदा होगा, और उस चक्कर में वो ओवरबोर्ड जा रहे हैं। जैसे ये बात तो किसी को भी सुन के लगी, जब आपको मालूम है सिखों वाला मामला इतना सेंसिटिव है, और वहाँ अभी देखो वो कौन सा पन्नू है, उसने तुरंत लिख दिया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पन्नू के लिए तो, मैंने कहा ना कि पन्नू ने कहा हाँ आप चीज़ों को इग्नाइट करें। अच्छा ये जो मतलब लोग कहते हैं ना कि वो तत्व चर्चा है, देखिए बात इशारों में कही जाती है, सामाजिक संदर्भ या विमर्श की बातें इशारों में कही जाती है और उसके बाद वो ऐसे सीपिन होती हैं कि पूछिए मत। विजय जी। जी बिल्कुल ठीक बात है नीरज जी। अभी जो 2024 के नतीजे आए उसमें जो उनको लगा कि जो एजेंडा उन्होंने या नैरेटिव बनाया है वो कामयाब रहा है और काफी हद तक कामयाब भी रहा है, उसी से उनका जो एक्साइटमेंट है वो शायद वहां पर हो। लेकिन मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं, भले ही वो कोई बात कर रहे हो सिखों को लेकर भी, कि राहुल गांधी को आप देशद्रोही मान लेंगे या भारत विरोधी मान लेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरा एक छोटा सा करेक्शन मैं कर दूं आपको, राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, एलओपी है देश के, लेकिन एलओपी भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है। ये मैं केवल फैक्ट के तौर पर आपको रखना चाहता हूं। उससे राहुल गांधी की महिमा, राहुल गांधी का वजन कम करने का मंशा मेरी नहीं है, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि वो अब एक नए नैरेटिव के साथ खड़े हो रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि आरक्षण पर तो वो बात कर ही नहीं रहे। आरक्षण वो जब उन्होंने कहा था तब भी उसका मतलब ये मुझे नहीं लगा था, मैं जब उन्होंने ये कहा था कि वो आरक्षण तब खत्म होगा जब सब बराबर हो जाएंगे, तब भी मुझे नहीं लगा था कि इसका मतलब ये कि वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो नहीं है। और इसको बात को रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ, हो सकता है उनकी मंशा ये रही हो कि रिलीजियस माइनॉरिटी की बात वो कर रहे हों, मुसलमानों की बात कर रहे हो, सीधी बात करिए ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो सिखों के मंच पर बैठकर सिखों की बात कर रहे थे, और मैं सिखों को लेकर कह रहा हूं कि वो बहुत संवेदनशील मसला है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी जी अपनी बात को लगातार कह रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा कि मैं सरकार का विरोध, प्रधानमंत्री के विरोध को भारत का विरोध नहीं मानता हूं। वैसे अभी उन्होंने इस पर ज्यादा चर्चा की नहीं है। इस बार था जिसके आज हमने चर्चा नहीं की, स्वतंत्र चुनाव को लेकर भी। जी नहीं, वो तो खैर वो वाला थोड़ा ये वाला नए ज्यादा थे मामले। हाँ अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सतीश जी आपके पास जा रहा हूं। हाँ अभय जी बताइए। छोटी सी बात, मैं विजय जी को धन्यवाद देता हूं। जो बात मैं कहने जा रहा था उन्होंने कह दी कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की पोस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कोई कहेगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनके हाथ में हाथ डालकर ये नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार। और उस वक्त मैं इसी चैनल के मंच पर था, इसी चैनल पे उसकी कार्यक्रम की व्याख्या कर रहा था। तब विचार उत्तेजना क्यों पैदा नहीं हुई थी? भारत का प्रधानमंत्री एक पार्टी के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कर रहा है वहां पर। यह भारतीय विदेश नीति का एजेंडा हो सकता है? ट्रंप तो चुनाव हार गए उसके बाद में, और मान लो जीत भी जाते, वहां डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, अमेरिका में पार्टियां वहां सत्ता अदलती बदलती रहती है, तब कोई विचार उत्तेजना नहीं हुई, तब टीवी चैनलों पर कार्यक्रम नहीं हुआ, अखबारों में नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं हुई, किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा इस बात के खिलाफ कि नरेंद्र मोदी को वहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। सज्जन जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, सर जवाब लेते हैं। अभय जी रुको ना, सज्जन जवाब दीजिए। देखिए, पॉलिटिकली पार्टीजन होना एक बात है, और ऐसा बयान देना जिससे देश की छवि गड़बड़ हो, वो बिल्कुल अलग बात है। दोनों को आप एक साथ नहीं बोल सकते। सज्जन भाई, पॉलिटिकल पार्टीजन कौन और कहां? सर भारत का चुनाव नहीं था बंधुवर। सर डेमोक्रेट नहीं था। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर चुनाव प्रचार करेगा। अमेरिका, अरे अबे जी एक मिनट सुनने तो दो। डेमोक्रेट में चुनना, उसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में चुनना, और ये कहना कि भारत में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, इंडिया फेयर नहीं है, दोनों एक
बात हो गई क्या? मैं उसकी तुलना नहीं कर रहा हूं। बैलेंस है, मैं उसकी तुलना नहीं कर रहा हूं। आपने मोदी और राहुल गांधी की वाला सवाल उठाया, मैंने कहा आप किस आधार पे ये चुनते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाला जो काम करता है वो आपकी आलोचनात्मक टिप्पणी का हकदार है, और जो दूसरा काम करता है उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी आपके दिमाग में नहीं आती? वो कौन सी ताकत है जो आपको रोकती है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से? आलोचना का आधार अलग है, एक देश के प्रति और दूसरा पॉलिटिकली पार्टीजन होने के प्रति, दोनों को एक समतल पे आप नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी का वो कृत्य शर्मनाक था, वो भारत का अपमान था, भारत के प्रधानमंत्री पद का अपमान था, और मीडिया ने और भी शर्मनाक काम किया, उसकी आलोचना नहीं की। देखिए, कूटनीति में बहुत सारे पार्टियों को आप चुनते हैं, आप लेबर को चुने, कंजर्वेटिव को चुने, रिपब्लिकन को चुने, डेमोक्रेटिक यहाँ पे इतने सारी बैठे हुए बताए, वो कूटनीति का उदाहरण था। यहाँ पे इतने सारी को भी दिखा भाई स्क्रीन पे। कूटनीति का उदाहरण था। आप ये बताएं कि कांचा इलैया और राहुल गांधी में क्या फर्क है आज के डेट में? कांचा इलैया से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखने से, हमें मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखने से। अच्छा रुको भाई एक मिनट, सतीश जी को भी आने दो। सतीश जी वो उत्तेजित है, सतीश जी बैठे हुए, सब लोग बताएं कि अबे जो रुको एक मिनट, सतीश जी भी आने चाहते हैं, इस माहौल में कूदना चाहते हैं। सतीश जी आइए, बताइए सर। अरे भाई कूदना नहीं चाहता हूं, वक्त अरे आप इशारा कर रहे थे इसलिए मैंने आपको बुला लिया। आऊं। हाँ, हमें बताइए 1959 में जब मार्टिन, सुनिए 1959 में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब इंडिया आए थे तो क्या क्या बयान दिया था, जरा उसको भी हम लोग उद्धृत कर ले। नंबर 1, जो कि बराबरी की लड़ाई, रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो मुद्दा नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि सज्जन जी इतना भगवा कब से हो गए। अरे भाई प्रधानमंत्री जी ने देश का सतीश जी बात कही थी। सतीश जी एक क्या कहा था? सुन लीजिए, सतीश जी रुको, सुन लीजिए। अरे आप एनालिस्टों को ये भगवा मत गिना। अबे जी क्या लेफ्टिस्ट हो गए क्या घनघोर? आप घोषित करिए फिर, ये मत करिए ये भगवा है, ये मैंने भगवा पहने। अरे आप मुझे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट जो भी कहने दीजिए, आपको बुरा क्यों लग रहा है? मेरी बात सुनिए ना, सुन तो लीजिए, सुनाओ। नहीं सुनिए ना, क्या इंडिया बहुत फेयर है क्या? बहुत फेयर है क्या? उसकी लड़ाई नहीं चल रही? आरक्षण क्यों है? क्यों 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त बना देना पड़ रहा है? फेयर है क्या? काम उसमें सुधार होना चाहिए ना, उसकी आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, संगठन हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? और दूसरी बात, जब आपको राहुल गांधी कि मैंने भी क्रिटिसाइज किया कि वो जगह कोई दूसरा चुन सकते थे, अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं, मैं नहीं चाहता था ये बोलना, चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट में आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री जी ने संघाई में और अमेरिका में एक बयान दिया था कि किसी चीज पे उनको शर्म आती थी? वो क्या था बताइए सज्जन जी, किस चीज पे? मैं बोल नहीं पा रहा हूं, आप ही बता दीजिए, पूरा कर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल। अब उनको बोलने दीजिए, आप तो डांट के बोल रहे, बताओ सज्जन जी। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग यूएस से इंडिया आए या अन्ना हजारे यहां से यूएस जाए और वहां जाके बोले, सबको अधिकार है। लेकिन जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और आप यूएस जाके चुनते हैं कि आप देश के बारे में, देश के लीडर की बात कर रहा हूं, फेयर कहें तो इंडिया देश ही तो है, और है क्या? आप ये चीज चुनाव में बोले, देश के अंदर बोले। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों से अपील करते हैं 10 साल पहले कि पहले हमें मदद कीजिए मोदी को हटाने में। आप किसकी बात कर रहे हैं? कोई अकेले है राहुल गांधी? ये ट्रेंड है तो गलत। जाके सारे लोग वहां पे यूएस कांग्रेस में जाके टेस्टिमनी इंडिया के खिलाफ देते हैं। वो राजीव गांधी फाउंडेशन में लाभार्थी है, ये किसको पता नहीं है? मैं भी नहीं बोलना चाहता था ये सब चीज, लेकिन सवाल है कि यूएस यूनिवर्सिटी एंटी इंडिया नैरेटिव की फैक्ट्री है। एंटी इंडिया नैरेटिव वहां से फैलता है और उस तरह के विचारों की इंडिया के यूनिवर्सिटीज में भी फंडिंग होती है, उसके भी लाभार्थी हैं। और जब राहुल गांधी उसको पैट्रोनेज दे रहे हैं और आधिकारिक तौर पे जब ये बात बोल रहे हैं, इससे देश की छवि धूमिल होती ही नहीं है, बिल्कुल इससे नेशनल इंटरेस्ट होता है। पन्नू का बयान जो है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। राहुल गांधी को क्या पता नहीं था कि वो जो बोल रहे हैं उसका इंप्लीकेशन क्या होगा? अनजाने में बोल गए। ये तो सैम पिट्रोडा जी सारा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, पहले से पता था कहां बोलेंगे, ऑडियंस क्या होगा, विषय आपका क्या होगा। आप नाप तोल के बोल रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन। अरे भाई प्रधानमंत्री जी ने बोला था, उसमें तो कुछ बोलिए। एक मिनट सर, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आपने बात की थी, लिखा है
कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। राहुल गांधी जी हर फॉल्ट लाइन को डिपेंड करना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान और ये सारी बात करते हैं, लेकिन जितनी फॉल्ट लाइन है, तमिलनाडु जाके कहेंगे कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक कल्चर है, नॉर्थ का कल्चर वर्सेस साउथ का कल्चर, लैंग्वेज हो, कास्ट हो, बाहर जाके इंडिया के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब उनको डिफेंड आप कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि पॉलिटिकली पार्टीजन होना एक चीज है। बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व का विरोध कीजिए, लेकिन जब आपका विरोध इंडिया के अरे भाई, विरोध में चला पीएम जाता का है, बयान पर तो कुछ आपत्ति बोलिए। होनी चाहिए। सर, यहाँ टॉपिक राहुल गांधी है अभी। अच्छा, अब एक मिनट रुको। सतीश प्रकाश जी, बहुत छोटा सा वरना आप कहेंगे हमको मौका नहीं दिया, आप भी कूदिए सर इसमें, बहुत छोटा, लेकिन ब्रेक लेना मुझे बताइए सर। नहीं देखिए, सुनिए, सेलेक्टिव मत बनिए। नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा विदेशी धरती पे ये कहा था कि मैं ऐसे देश से आया हूं कि जो सपेरों का देश है, और बाकायदा लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे क्या फातिया पढ़ रहे थे, ये भी बताओ ना। जिन्ना की शान में क्या क्या किया जहां देश आजाद। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, भारत में अभी अपनी बात कहने में लोग कहीं ना कहीं मायूस है। सरकारों का रुख लोगों के प्रति कोई बहुत बेहतर नहीं है। अगर राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के किसी भी मंच के ऊपर कोई बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास ये राइट है। और जहां तक कांचा इलिया और जो आप उदित राज जी की बात करें, 2-3 दलित एक्टिविस्टों की बात करें, राइट है। बाबा साहब ने भी जाकर के ये बात बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट में जाकर के कहा कि भारत के दलितों की हालत खराब है, इसमें कहीं कोई दो राइट नहीं। अगर कोई दलित एक्टिविस्ट जाकर के अमेरिका में अपनी बात कहता है तो ये उसका राइट है ना, ये मंच है उसके पास। आजादी के बाद बाबा साहब ने मना किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट दोबारा दिया आजादी के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इंडिया के खिलाफ अब कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये प्रेसिडेंट है। सुनिए, देखिए, दलित भी भारत का हिस्सा है। आप दलित को मारोगे, उसका आरक्षण छीनोगे, उसके ऊपर अत्याचार करोगे। 75 साल देश को आजाद हुए, आज भी दलित अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, अपनी पहचान ढूंढ रहा है, अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहा है, अपनी जो उसकी जी सतीश प्रकाश जी, उसको मिटाया जा रहा है। अगर ये भारत की प्रकाश जी, सतीश जी, मतलब आप ना यूनिवर्सिटी क्लास 2 प्रोफेसर बैठ जाते हैं एकदम क्लास की तरह लेक्चर मारे। अभी रुको सर, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से जो उपजे विवाद है उसको लेकर के, कि उन्होंने जो बयान दिए हैं उस पर काफ़ी अभी आप थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले नोक-झोंक सुन रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, आपका भी है कूदने का मन क्या इस वाले चर्चा में, या मैं नया सवाल पूछूं? जी, नया सवाल पर चलते हैं। नया तो इस पर चर्चा नहीं, मेरे का मन में रहना नहीं चाहिए, अभी मेरे को मौका नहीं मिला। अभय जी की बात है, तो अभय जी ये बताओ ये जो सिख वाला बयान है, एकदम इसी को स्पेसिफिक में रखते हैं, क्या आपको लगता है कि इन्होंने ठीक बोला, ये अवॉइड किया जा सकता है, इसको नहीं बोलना चाहिए था? ऐसा क्यों उदाहरण आप देते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने सिख वाला बयान क्यों बोला था। सिखों को इस तरह की कोई धार्मिक स्वतंत्रता का उस तरह का खतरा नहीं है। सिखों का जो इशू है वो अलग तरह का, इसके बारे में मैंने आपको रखा भी। उनमें उनके नेताओं को हमेशा लगता रहता है कि हिंदुओं में उनको एसिमिलेट ना कर लिया जाए। ये बहुत पुरानी समस्या है, पुराने दिनों से वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा हो ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में। तो ये बयान उन्होंने जबरदस्ती दे दिया, उड़ता तीर वाले बात है, इसमें गलत दिया ना? बयान गलत था, और उसको जिस तरीके से समझा जा रहा है वो भी ठीक बात है। जब ऐसा बयान देंगे तो कुछ ना कुछ तो उसकी आलोचना वगैरह होगी ही। और दूसरी एक बात साफ कर दूं, आपने कहा नोक-झोंक हो रही थी, नोक-झोंक अच्छी चर्चा हो रही थी। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अच्छी चर्चा करा रहे हैं। इसमें सज्जन, विजय भाई, सतीश भाई और दूसरे सतीश भाई, सब लोग बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं। सर, नोक-झोंक ना बहुत साहित्यिक वर्ड है, आपको पता है, कॉलम लिखे जाते हैं, नोक-झोंक, कटी छटी। लेकिन नोक-झोंक में कुछ थोड़ा चर्चा को जो हल्का नोक-झोंक नहीं। अरे सर, मुझे ध्यान है स्वतंत्र भारत लखनऊ से जो अखबार निकलता है उसमें एक नक्कार खाना कैसे करके भी एक कॉलम आता था, बहुत बड़े कॉलम। आप अच्छी चर्चा करा रहे हैं, दूसरे मंचों पे चर्चा हो ही नहीं रही है, वहां तो पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, धन्यवाद सर, चलो आपने मान तो लिया, मैं चर्चा करा रहा हूँ। सतीश जी, ये चर्चा आपसे आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल देखिए सिंपल है, सवाल बदल लेते हैं पुराने वाले से। जो पूरा नैरेटिव बन रहा है ना इस समय, इधर भी अब जैसे वो भाजपा के एक नेता है, मंत्री भी शायद, उन्होंने कह दिया कि सदस्यता खत्म करो, देशद्रोही वाला काम कर, जेल में डाल, तो इधर भी वही उसी टाइप के एक्सट्रीम रिएक्शन है।
लेकिन आप टोटलिटी में देखें तो जो नैरेटिव वार इस समय चल रहा है और भारत जिस माहौल से गुजर रहा है उसमें बहुत सारे बयान अवॉइडेबल हैं, या फिर जैसे कि हमने पहले एक सवाल में रखा था कि आपने एक चीज़ आइडिया आपका चल गया है तो अब उसको मैं इतने एक्सट्रीम पर ले जाऊंगा कि वो कुछ समय तो बूमरैंग हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, वो जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की लड़ाई चल रही है उनको चलाना चाहिए, सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूं, नंबर 1। नंबर 2, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह का नैरेटिव पर जिस तरह के एंग्री रिएक्शन होते हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक है, चिंताजनक है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि राहुल गांधी कोई जगह दूसरा चुन सकते थे और ऐसा कोई सिखों पर अभी कोई नहीं कोई ऐसा हो गया है कि जो उन्होंने उसको अमेरिका में चुना जो वहाँ पर खालिस्तानी बेस रहता है। ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए 84 का 84,000 बार जिक्र हुआ है ना। राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए जो 84 में किया गया था। माफी बार बार बहुत लोगों ने मांगी है कांग्रेस से माफी, लेकिन माफी मांगी जानी चाहिए और राहुल गांधी को भी मांगना चाहिए। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन साथ साथ 2002 के लिए भी माफी मांगी जानी चाहिए। देश को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो मैं तो अच्छा देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी अब सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल करने लगे और मुसलमानों को टिकट देना शुरू किया है। अच्छी बात है। पहले से देते थे, आज थोड़ी 24 में दिया, पहले भी देते थे, इक्का दुक्का देते थे लेकिन देते थे। अच्छा, ये इल्हान के साथ जो फोटो खिंचाई है, अरे सतीश जी सुनो, और इसकी जनगणना करवा लेना आप। किसकी जनगणना? कितने मुसलमानों को दिया था? अरे इक्का दुक्का मैं कह रहा हूँ, आप हमारे बात सुनते नहीं। मुसलमानों को टिकट मैं कह रहा हूँ इक्का दुक्का आज से नहीं, 25 साल से दे रहे हैं। मैं भी वहीं यूपी से आता हूँ, मैं देखता था इक्का दुक्का देते रहते। मैं दूसरा सवाल, इल्हान के साथ फोटो खिंचाना ठीक था क्या? अब मना कर दे यार, मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचाऊंगा, नहीं बवाल होगा इस पे। नहीं, बिल्कुल नहीं है ठीक। जो भारत विरोधी ताकत है बहुत गलत है। अगर फोटो खिंचाया गया है तो ये पता करना चाहिए कैसे हुआ है, कौन है इसमें, कि किसने फोटो खिंचवा दिया, खुद उन्होंने खिंचा लिया, ये मैं आपत्तिजनक मानता हूं। तो आप मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हरा पहना हुआ हूं कि भगवा पहना हुआ। ओके, अच्छा 3 मुद्दे में 2 तो आपने मान लिए राहुल ने गलत किए थे, एक सिख वाला और एक इल्हान वाला, और ये आरक्षण वाला नहीं, सफाई तो ठीक है। नहीं, देखिए क्या बोलिए ना, क्या बोले? अरे आप बोलिए, आपने मुझे रोक दिया था, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां भी गैर बराबरी, अभी भी रेसिज्म, सब कुछ है। लेकिन वहां एक आजादी है अभिव्यक्ति की, व्यक्ति की, और उससे बड़ा राष्ट्र प्रेमी है कोई क्या नेशनल इंटरेस्ट का? नहीं है ना, है वो बहुत बड़ा है। वहां का तो ताकत ये रहती है नीरज जी कि आप वहां के राष्ट्रपति का गट्टा पकड़ के भी सवाल पूछ लीजिएगा, है कि नहीं? तो उनसे हमें क्या लेना देना सर? और वहां की थोड़ी आधार दूसरी है। लेकिन ये नहीं होगा ना कि आप कहे कि आप ये बोलोगे तो ये ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे तो ठीक नहीं है। बात घुमाओ सर, 3 बातों में 2 बात आपने कहा कि राहुल गांधी ने गलत की, तीसरी ठीक है। अरे आप इसी में खुश रहो, आप इसी में खुश रहो। अरे हम कहा खुश रहेंगे? आपसे मैंने पूछ लिया तिखार के, आपने कह दिया हाँ ये 2 चीजें गलत है, अवॉइडेबल थी। मैं बोल रहा हूँ सर सज्जन, तीसरी बात जो आरक्षण वाली है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है उन्होंने रेफरेंस देते हुए कहा होगा कि, जैसे मैंने पता कि एक एंकर को मैंने सुना, उसने पूछा कैसे बताओ कब तक आरक्षण चलेगा, तो उसने कहा जब तक बराबरी खत्म नहीं होती। बोला जब बराबरी हो जाएगी तब, तो उनके मुंह से निकल गया कि हाँ तब आरक्षण खत्म करना चाहिए। ये एक प्रकार का बेहद ही मतलब कुतर्क है कि इस तरह की बात की जाए। लेकिन ये बात चूंकि सामने आई, और मैंने फिर कहा कि इस समय जो हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ ये बात निकलने के बाद आपको गांव गली कूचे में समझाने में नानी याद आ जाएगी कि गुरु हमने ये बात नहीं कही थी। अभी देखा आपने 24 में, तो ऐसी चीज़ों से ही बचना चाहिए। या फिर बैक ऑफ माइंड में कुछ ऐसा हो सकता है, कोटा विद इन कोटा पे उनका रुख साफ नहीं है सज्जन?
नहीं, देखिए, आरक्षण का मुद्दे पे एक तथ्य है और दूसरा नैरेटिव है। तथ्य यह है कि कोई भी पार्टी आज की तारीख में आप देखिएगा वो आरक्षण विरोधी नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे उस पार्टी के नेता भले कुछ सोचे, लेकिन पब्लिक स्फीयर में जब वो जाते हैं, कोई भी पार्टी, और ये 90 के दशक से, मिड 90s से बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगता था, लेकिन मिड 90s के बाद से ये तय हो गया, जब एनडीए सरकार आई और प्रमोशन से लेकर तमाम आरक्षण को उन्हें नोट किया, तो किसी भी पार्टी को आरक्षण विरोधी जो मंडल के वक्त एक धारणा बनी थी वो नहीं माना जाता। रही बात दूसरी कि जब आप ये कहते हैं कि 50% का सेलिंग हम तोड़ेंगे और प्रोपोर्शनेट देंगे, ये नैरेटिव जो था वो लोहिया ने लाया, उसके बाद बहुजन की तरफ से आया, तमिलनाडु वगैरह में पहले से इसको किया जा चुका है। अब यहां पे राहुल गांधी हो या जो दबंग पिछड़ों वाली जो रीजनल क्षेत्रीय दल हो, इनके साथ क्या है कि जब ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो किन पिछड़ों की बात करते हैं, किन दलितों की बात करते हैं? ये उन पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं जो सत्ता में पहले से दखल रखते हैं और जिनका एक सामंती सोच है। आप महाराष्ट्र से लेके आप उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी चले जाइए, वो इनका सामाजिक आधार है। उसके बाद जब बात सुप्रीम कोर्ट की आई सब कैटेगराइजेशन की, तो सवाल है कि उसमें जो अगुए थे दलित समाज में, उन्होंने विरोध किया। जीतन राम मांझी जो समर्थन कर रहे थे, उसका बात किसी ने नहीं किया। ट्विटर पे पूरा वाल्मीकि वर्सेस जाटव दलित में द्वंद्व छिड़ा था, वाल्मीकि इंटेलेक्चुअल्स को कोई नहीं सुन रहा है, और इसमें जो लोग विरोध कर रहे थे वो सवर्णों से बात कर रहे हैं। सवाल है कि सवर्ण की बात नहीं, आप बात कीजिए कमजोर दलितों से, कमजोर पिछड़ों से जो इसके पक्ष में थे। अब यहां पे राहुल गांधी या कांग्रेस का जो है, इसमें सीधी सी उनका एक बायस आज के डेट में यह है कि बीजेपी के विरोध में पिछड़ों का कौन सा वर्ग खड़ा है, तो ये वो वर्ग खड़ा है जो उत्तर और प्रदेश में यादव है, महाराष्ट्र में मराठा है। जी सज्जन, पिछड़ों में आया नहीं है। रोकूंगा मैं आपको। विजय जी, एक आखिरी 30-40 सेकंड में ये कह रहा हूँ कि सारी दलों ने ये बात तो स्वीकार कर ली, अभी सज्जन वगैरह सभी लोग कह रहे हैं कि आरक्षण वाला मसला कोई खत्म नहीं करता, सब चाहे मजबूरी में बोले, मन से बोलो या बेमन से बोलो, लेकिन अब बोलना है आपको ही। लेकिन किसी के पास डिटेल्ड प्लान नहीं है कि आगे कैसे बढ़ेगा ही जाति जनगणना के बाद, क्योंकि दूसरे सवाल पे सबका मुंह चुप हो जाता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता है आप क्या बोले आगे। विजय जी, नहीं तो क्या आप समझ रहे हैं कि मतलब जातिगत जनगणना के लिए तैयारी हो गई है? नहीं, ये जातिगत जनगणना भी तो एक इलाज है ना उसका, जातिगत जनगणना भी उसका इलाज है ना। जातिगत जनगणना करवाएंगे आप, काउंटिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद कैसे आप उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, कैसे उसको बांटेंगे, ये सब काम होना। और ये तो बहुत साफ बात है, सब लोग इसको मानते हैं कि अब आरक्षण पर कोई भी पीछे नहीं हट सकता। ये राजनीतिक मजबूरी भी आप समझ लीजिए यदि आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल पे कोई शक नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए शक नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने SC/ST के रिजर्वेशन को अगले 10 सालों के लिए बढ़ाया है अपने काम को करते हुए, सरकार ने संवैधानिक तौर पर, और कांग्रेस जो है वो लगातार उस पर बात ही कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी के बयान को बेवजह या ट्विस्ट किया गया या उस तरह से आगे बढ़ाया गया। लेकिन आपकी चिंता से मैं शामिल हूं कि यदि इसको समझाना पड़ा तो ये वैसा ही मुश्किल होगा जैसे 2015 में आरक्षण की समीक्षा का मसला हुआ था। तो यदि इसको भारतीय जनता पार्टी इस तरह से आगे चलाती है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा, मगर आरक्षण पर आपको आगे आना ही पड़ेगा। और आरक्षण को समझ लीजिए, आरक्षण का मतलब होता है अवसर, और अवसर जो सबसे पिछड़ा है उसको। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, इस पे तो अब किसी को शक नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना, और जो राहुल कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यहाँ तक बोलने के लिए सारी पार्टियां वही बोल रही हैं। इसके आगे कैसे ये बढ़ेगा, इसका प्लान राहुल गांधी के पास भी नहीं है। तीसरे सवाल पे कांग्रेस चुप हो जाती है, फिर वो दाएं बाएं झांकते हैं। भाजपा के पास तो अभी पता नहीं, वो तो आरक्षण का मतलब नहीं है। मेरा कहना है मतलब ये इशू अभी थोड़ा सा भी ट्रिकी है दलों के लिए, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं कैसे आगे बढ़ा जाए इसमें। सर, समय एकदम खत्म हो गया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।